हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी बेहतर होंगे। माई सेल्फ अनुराग गर्ग, सीनियर फैकल्टी मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आया हूं यहां पर पेपर डिस्कशन के लिए। केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन, डेट है 25 जनवरी और शिफ्ट 1 का ये पेपर है जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए खैर शुरू करते हैं इस पेपर का डिस्कशन। देखिए क्वेश्चन दे रखा है इसमें, इन द क्यूमीन टू फिनॉल प्रिपरेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर द इंटरमीडिएट इज। तो मैं याद होगा रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं ये इसको कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें स्टार्टिंग स्टेप होता है कि जब क्यूमीन का रिएक्शन ये देखिए, जब क्यूमीन का रिएक्शन ऑक्सीजन से करते हैं तो पहले इस कार्बन के और इस H के बीच में यहाँ पे कौन होता है, कार्बन। देखिए यहाँ पे होता है कार्बन और इससे अटैच्ड यहाँ पे कौन, H। इस केस में सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड O होता है इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और C और H के बीच में ये ऑक्सीजन ऐसे ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये पेरोक्साइड इस फॉर्म में ऐसे ऐड हो जाता है। इस कंपाउंड का नाम होता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड ऑक्सीडेशन, जिसका फर्दर जब हाइड्रोलिसिस करते हैं इन एसिडिक मीडियम तो एक मॉलिक्यूल बनता है फिनॉल का और एक मॉलिक्यूल बनता है एसीटोन का। हमसे पूछा हुआ है इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तो यहाँ पर होगा ये वाला क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड और इसमें ऑप्शन हम देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 3 है, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीओसी से लिया हुआ ये क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, जीओसी नहीं सॉरी, इसको हम एरोमेटिक कह सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। The compound which will have the lowest rate towards nucleophilic aromatic substitution reaction या substitution on treatment with OH minus is। तो यहाँ पर देखो ये रिएक्शन है एरोमेटिक का SNAR, हम जिसको पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें देखो जो रिएक्टिविटी होती है वो इन ग्रुप्स की विड्रिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना स्ट्रॉन्ग विड्रिंग पावर ग्रुप होगा तो उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखो लिविंग ग्रुप बेसिकली है कौन, लिविंग ग्रुप यहाँ पर Cl है, इसकी ऑर्थो पर नाइट्रो है। चूंकि ऑर्थो पर है तो इसका हम -M और -I दोनों कंसिडर कर सकते हैं। डेफिनेटली -M डोमिनेटिंग होगा। इस वाले में NO2 पैरा पोजीशन पर है तो पैरा में क्या लेके चलेंगे, -M एज वेल एज -I। डेफिनेटली यहाँ पर भी -M ही डोमिनेट करेगा। लेकिन इस केस में देखो जो नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पर है और मेटा पोजीशन कॉन्जुगेशन में नहीं होता है, तो यहाँ पर हम इसका -M इफेक्ट कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली एंड ओनली -I इफेक्ट ही कंसिडर करेंगे। इस वाले केस में देखें तो हम देख रहे हैं ऑर्थो एंड पैरा पर डबल डबल नाइट्रो ग्रुप कनेक्ट हैं, दोनों का ही डबल -M इफेक्ट होगा और -M इफेक्ट होगा तो ये तो स्ट्रांगली विड्रोइंग ग्रुप होंगे। तो इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी तो इन सभी में सबसे ज़्यादा होगी। जबकि हमसे पूछा हुआ है लोएस्ट रेट, तो लोवेस्ट रेट में तो यहाँ पर ऑप्शन डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 3 होगा, बिकॉज इन सब में -M वहाँ पर भी -M है। यही ऐसा कंपाउंड है जिसमें NO2 का सिर्फ और सिर्फ -I ही अप्लाई हो रहा है। तो डेफिनेटली जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट। लिस्ट 1 में एलिमेंट्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में उनका फ्लेम का कलर दिया हुआ है। बेरियम जो है वो एप्पल ग्रीन कलर का फ्लेम शो करता है और स्ट्रॉन्शियम जो है वो क्रिम्सन रेड कलर का फ्लेम शो करेगा और कैल्शियम ब्रिक रेड कलर देगा, जबकि पोटेशियम वायलेट कलर देगा। तो ये ऑप्शंस हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। पहला हमने कहा ये बेरियम जो है वो एप्पल ग्रीन कलर दे रहा है और स्ट्रॉन्शियम जो है वो आपका क्रिम्सन रेड कलर दे रहा है, क्रिम्सन रेड दे रहा है, और कैल्शियम जो है वो ब्रिक रेड दे रहा है और पोटेशियम जो है वो वायलेट कलर दे रहा है। दिख रहा है आपको, ये सेकंड पार्ट आंसर है इसका। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंफर्मेशन विल बी द मोस्ट स्टेबल। आइसोमेरिज्म से ये लिया हुआ क्वेश्चन है कंफर्मेशन का।
इसमें ये एक कंपाउंड है, हमें पता है ये कंपाउंड कौन सा है, बता सकते हैं ये आप भी। ये मॉलिक्यूल होता है CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज एन ब्यूटेन। और एन ब्यूटेन में इस बॉन्ड के अबाउट हमें रोटेशन करना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये दोनों मिथाइल है, दिस इज ये गोश फॉर्म होता है। इस वाले में ये दोनों मिथाइल अपोजिट हैं, जस्ट एंटी है, 180 डिग्री यहाँ पर एंगल है। ये वाला केस पार्शल एक्लिप्स्ड है और ये वाला फुली एक्लिप्स्ड है। हमसे पूछा हुआ है मोस्ट स्टेबल, बहुत सिंपल क्वेश्चन में इसको मानता हूँ कि ये क्वेश्चन दिया है एनटीए ने, इसका सेट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नंबर 2। कौन सी फॉर्म होती है ये वाली, एंटी फॉर्म ही इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगी। क्यों होगी? बिकॉज ये मिथाइल बल्कि ग्रुप, ये मिथाइल बल्कि ग्रुप, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैक्सिमम है। और डेफिनेटली ये दोनों ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो डिस्टेंस मैक्सिमम रहना चाहेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, द वेरिएशन ऑफ द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटलिस्ट reaction with substrate concentration is correctly represented by graph A, B, C, D। 4 ग्राफ हमारे पास गिवन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन में हमें पता करना है कि कौन सा करेक्ट ग्राफ है अगर रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एंजाइम कैटलिस्ट एंड सबस्ट्रैट के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो। अब देखिए, आप अगर जानते ही हैं कि एंजाइम को अगर सबस्ट्रैट के साथ में रिएक्शन करते हैं तो एंजाइम एज ए कैटलिस्ट होता है, सबस्ट्रेट के साथ में इंटरमीडिएट लेट्स से ES बनाता है, देन ES से फाइनली एंजाइम हमारा अलग हो जाता है और प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं। ये बेसिक बात तो आप जानते ही हैं। अब अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन, सो यहां पर लिख देते हैं लेट्स से ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, एंड हियर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट रेट ऑफ रिएक्शन में सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो लेट्स से सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम है, और अगर जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। दैट्स इट। सो सिंपली ये ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। ये बात ध्यान रहे कि रेट ऑफ रिएक्शन और सबस्ट्रेट लीनियरली एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो ये ग्राफ हमें C ग्राफ में मिल रहा है, इजंट इट। अब बच्चे यहां पर सिली मिस्टेक कर देते हैं, क्या C ऑप्शन देखा और थर्ड आंसर लगा दिया। अरे C ग्राफ कौन से ऑप्शन में मेंशन है? BADC। C ग्राफ फोर्थ ऑप्शन में मेंशन है। अल्टीमेटली फोर्थ ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसेटशन रीजन टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या रखा है, एसिटल एंड कीटल इज स्टेबल इन बेसिक मीडियम। रीजन दे रखा है द हाई लिविंग ग्रुप एंड टेंडेंसी ऑफ एल्कोक्साइड आयन गिव्स द स्टेबिलिटी टू एसिटल कीटल इन बेसिक मीडियम। तो देखो यहाँ पर पहले हम बात कर लें कि एसिटल और कीटल होता क्या है कि जब किसी कार्बन के पास अगर एक हाइड्रोजन हो और उससे यहाँ पर OR और OR कनेक्ट हो, मतलब एक ही कार्बन पे 2 अल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो और उस कार्बन के पास अगर H है तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एसिटल। सिमिलरली अगर कार्बन के पास दोनों ही R हैं और यहाँ पर दोनों ही ये ईथर हैं तो इस टाइप के कंपाउंड को कहा जाता है कीटल। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका इंट्रोडक्शन कि एसिटल ये होता है, कीटल ये होता है। अब जरा क्वेश्चन भी देख लें। एसेटशन ए में दे रखा है एसिटल कीटल इज स्टेबल इन बेसिक मीडियम, ये करेक्ट ऑप्शन है। एसिटल और कीटल होता है ये एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने का मतलब ये है कि एसिडिक मीडियम में इनका रिएक्शन हो जाता है और ये कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ये जो अल्कोक्सी ग्रुप यहाँ पर है एसिडिक मीडियम में कौन अवेलेबल होगा? H+ होगा। तो देखो यहाँ पर जो OR अल्कोक्सी ग्रुप होता है ये अल्कोक्सी ग्रुप एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है, ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है अल्कोक्सी ग्रुप। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन H+ लेकर ROH में कन्वर्ट होता है जो कि एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो ये कंपाउंड एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होते हैं बट बेसिक मीडियम में इनका कोई रिएक्शन नहीं होता है।
तो असर्शन जो यहाँ पर दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब जरा रीजन भी चेक कर लेते हैं। द हाई लिविंग टेंडेंसी ऑफ अल्कोक्साइड आयन गिव्स द स्टेबिलिटी टू एसिटल कीटल इन बेसिक मीडियम। गलत है, बिल्कुल गलत है। हाई लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ऑफ अल्कोक्साइड आयन ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्यों? अल्कोक्साइड आयन मैंने भी बोला कि ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं होते, ये तो पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ हाई लिविंग टेंडेंसी। ना जी, ये लो लिविंग टेंडेंसी होती है अल्कोक्साइड आयन की। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि असर्शन तो इसका करेक्ट है और रीज़न इसका यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो अगर हम ऑप्शंस की इसमें बात करें तो डेफिनेटली इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स x एंड y, एटम्स ऑफ x की पोजीशन एवरी अल्टरनेट कॉर्नर एंड वन एट द सेंटर ऑफ क्यूब एंड y की पोजीशन 1/3 ऑफ द टोटल फेजेस। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें पता करना है। तो देखिए सबसे पहले तो x की बात, x अल्टरनेटिव हमारे कॉर्नर पर है। टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, अल्टरनेटिव कॉर्नर दैट मींस 4 कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा और अगर कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो उसका 1/8 पार्ट यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा। ये तो बात हुई अल्टरनेटिव कॉर्नर की। प्लस एक सेंटर ऑफ द क्यूब दैट मींस बॉडी सेंटर पर भी है, तो एक पूरा का पूरा एटम बॉडी सेंटर में होता है। तो अल्टीमेटली x की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है 1/2 + 1 के बराबर दैट इज इक्वल टू 3/2 के बराबर। और y की वैल्यू, सो y इज एट 1/3 ऑफ द टोटल फेसेस। टोटल फेस कितने होते हैं 6, उसके 1/3 पर हमारा y प्रेजेंट है। सो दिस वन इज इक्वल टू वेल, और अगर फेस पर कोई हमारा एटम प्रेजेंट है तो उसका 1/2 पार्ट यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है। सो दिस वन इज इक्वल टू 1। x और y का रेशियो कितना है बच्चों? x और y का रेशियो 3/2:1 है। अल्टीमेटली x3 y2 हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। x3 y2 ABCD ऑप्शन में x3 y2 नहीं है, तो बेसिकली दिस वन इज एक्चुअली बोनस क्वेश्चन। ओके, बोनस क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है x3 y2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपको मैच द कॉलम दिख रहा है, ग्रुप रिएजेंट्स पूछा है कुछ रेडिकल्स के लिए। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन था जो आया हुआ है आपका। इसमें कैटायंस आपसे पूछे हैं Pb2+ और Cu2+, सेकेंड ग्रुप है ये। सेकेंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट H2S होता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl जो आपको दिखाई दे रहा है। और Al3+ और Fe3+ थर्ड ग्रुप है जिसमें अमोनियम क्लोराइड एक्सेस में लेके आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, तो अमोनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस विल बी द आंसर। कोबाल्ट और निकल फोर्थ ग्रुप है, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ H2S लिया जाता है, सो दिस विल बी द आंसर। और बेरियम और कैल्शियम जो है ये फिफ्थ ग्रुप के रिएजेंट्स हैं जो कार्बोनेट फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, इसलिए हम लोग इसमें अमोनियम कार्बोनेट लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर जो आपको ये दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए, आपने ए के लिए 1 चूज़ किया है, ए के लिए 1 चूज़ किया है, बी के लिए आपने 3 ऑप्शन चुना है, और सी के लिए आपने 4 ऑप्शन चुना है, और डी के लिए आपने सेकंड ऑप्शन चुना है। सो दिस विल बी द आंसर, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। ये प्योर सॉल्ट एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन था, ये आपको उसका सोल्यूशन दिखाई दे रहा है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिस्ट्री एंड एवरीडे से लिया हुआ क्वेश्चन है, ड्रग्स का है, ड्रग्स पर डिपेंड मतलब बेस्ड है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एंटीबायोटिक्स? एनसीईआरटी से सेट लिया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने एनसीईआरटी में ड्रग वाला पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी है, इसमें कोई कुछ खास ऐसा है नहीं। यहाँ पर पूछा हुआ इसमें इनकरेक्ट, तो यहाँ पर देखो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, मैं इसी की बात करूँगा। एन एंटीबायोटिक शुड प्रमोट द ग्रोथ और सर्वाइवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बट ये यहाँ पर ये जो पार्ट है ये इसका बिल्कुल गलत है, उसकी ग्रोथ नहीं करता है, उनको किल करता है। जो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको ये किल करते हैं, ना कि इनकी ग्रोथ करते हैं। तो डेफिनेटली इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा ये इसका इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी ये सब तो इनके करेक्ट ऑप्शन है ही सी, तो परफेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
जीओसी से लिया हुआ क्वेश्चन है, बेसिसिटी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, दे रखा है द करेक्ट ऑर्डर इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम दे रखा है, ध्यान रखिएगा, इन एक्वस मीडियम ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन इज। बहुत अच्छे से क्लास में बहुत तरीके से उसको पढ़ाते हैं, और पढ़ाते वक्त ये भी कहा जाता है कि ये क्वेश्चन कई बार, नंबर ऑफ टाइम्स, कई सारे एग्जामिनेशन में कई बार पूछा हुआ है। स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस की बात कर लें, मेंस की बात करें, नीट की बात करें, लगभग हर पेपर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और इस बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर देखो, इस केस में इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। कैसे? 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन का बेसिसिटी ऑर्डर इन एक्वस मीडियम, हमको याद है एक्वस मीडियम में मोस्ट बेसिक होता है 2 डिग्री अमाइन, उससे का अच्छा मिथाइल अगर है तो मिथाइल में 1 डिग्री ज़्यादा होता है, और 3 डिग्री की बेसिसिटी 1 डिग्री से कम हो जाती है, एंड सबसे कम जो बेसिक होता है वो होता है अमोनिया। तो ये हम इसको बोलते भी है 213, 231, अगर मिथाइल की जगह इथाइल होता तो फिर ऑर्डर थोड़ा चेंज हो जाता है, बट चूंकि यहाँ पर हमें मिथाइल दे रखा है तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये वाला मॉलिक्यूल ये 2 डिग्री अमाइन है, ये वाला कौन सा है, ये 1 डिग्री अमाइन, यहाँ पर ये 3 डिग्री अमाइन, और सबसे कम होता है अमोनिया। तो डेफिनेटली इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है 25 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड मींस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन में पॉसिबल आंसर गिवन है। सबसे पहले तो 25 वॉल्यूम H2O2 का मतलब आप पहचानें। 25 वॉल्यूम H2O2 मतलब 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बच्चों जब आप डीकंपोज करेंगे, 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, तो 25 लीटर ऑफ ऑक्सीजन आपके पास मिलेगी। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डीकंपोज करें, H2O2 gives H2O and O2, और इसे बैलेंस करें, सो दिस वन इज बेसिकली बैलेंस रिएक्शन। अच्छा जी, अब अगर 1 लीटर H2O2 को हम डीकंपोज कर रहे हैं तो हमारे पास 25 लीटर ऑक्सीजन मिल रही है, दैट मीन्स 25 बाय 22.4 मोल ऑक्सीजन मिल रही है। इसके रिस्पेक्ट में H2O2 कितना डीकंपोज हुआ, दैट इज 2 into 25, क्योंकि 1:2 के रेशियो में है, डिवाइडेड बाय 22.4 मोल्स के बराबर। तो टोटल हमारे पास कितने मोल डीकंपोज हो रहे हैं, 2 into 25, 50/22.4 मोल्स के बराबर। सो मोल्स ऑफ H2O2 जो कि डीकंपोज हो रहे हैं 50/22.4, और अगर हमें ग्राम में नहीं फाइंड आउट करना है तो वेट ऑफ H2O2 दैट इज इक्वल टू 50/22.4 into molar mass of H2O2 that is 32.2, that is 32 plus 2 that is 34 के बराबर। इसे बच्चों जब आप कैलकुलेट करेंगे अप्रॉक्स 75 ग्राम के बराबर आएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में है। अल्टीमेटली सेकंड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन हमारे पास है। द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट of Li2 plus is x, the expected radius of third orbit of Be3 plus is। so देखिए, सबसे पहले तो बोहर रेडियस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 0.529 into n square upon z in एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला हुआ। अब Li2 plus के लिए अगर फाइंड आउट करें तो रेडियस ऑफ Li2 plus दैट इज इक्वल टू 0.529 into n square, दैट इज ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट है, तो 2 square upon z, Li के लिए z की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 3 के बराबर, और ये वैल्यू x के बराबर हुई क्योंकि रेडियस हमारे पास x के बराबर गिवन है, नंबर 1। और यहां पर अगर रेडियस ऑफ Be या रेडियस ऑफ Be3 प्लस की अगर बात करें 0.529 into n स्क्वायर, n की वैल्यू थर्ड ऑर्बिट के लिए दैट इज 3 स्क्वायर अपॉन z, दिस वन इज इक्वल टू 4, ये हमें पता करनी है। अच्छा जी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, सो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 हम कर देते हैं, सिंपल। सो यहां से रेडियस ऑफ Be3 प्लस डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू क्या हुआ, 0.529 से 0.529 कैंसल आउट, सो दिस वन इज इक्वल टू 3 स्क्वायर बाय 4 अपॉन 2 स्क्वायर बाय 3 के बराबर, सो दिस वन इज सिंपली
9/4 अपॉन 4/3 के बराबर। सो R ऑफ Be3 प्लस इज इक्वल टू हुआ x इंटू 27/16 के बराबर। 27/16, यस 27/16 x हमारा करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का मतलब हो गया SOCl2, दिस इज थायोनिल क्लोराइड। अगर SO2Cl2 होता तो वो सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता, सो दिस इज थायोनिल क्लोराइड। दिस ऑन रिएक्शन विद व्हाइट फॉस्फोरस P4 से वो रिएक्ट कर रहा है, PCl3 का प्रोडक्शन होगा। ये मेन प्रोडक्ट आपको PCl3 मिलेगा, इसमें SO2 मिलेगा और S2Cl2 मिलेगा। रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा। ये मेजर प्रोडक्ट्स हैं, इसका मेन प्रोडक्ट आपका PCl3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, NCERT से लिया हुआ सवाल है। ये PCl3 के प्रिपरेशन में NCERT में लिखा हुआ है, ये रिएक्शन लिया हुआ है। अगर इसी पर मैं SO2Cl2 की रिएक्शन व्हाइट फॉस्फोरस से करा देता तो PCl5 का फॉर्मेशन हो जाता, पर मुझे SOCl2 की रिएक्शन करानी थी, PCl3 बना है। फिर उसके बाद बोला है फॉस्फोरस फॉर्म कंपाउंड A, ये कंपाउंड A हो गया आपका। और उसके बाद बोला विच ऑन हाइड्रोलिसिस, PCl3 का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर लूं तो मुझे मिलेगा P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH फिर सिंगल बॉन्ड OH, ये आपको मिल गया। दिस विल बी द डाई बेसिक एसिड जो कि आपको कंपाउंड B मिल रहा है, सो दिस इज B। तो आपसे पूछा जा रहा है कि A और B क्या है, तो A आपका है PCl3 और B है आपका H3PO3, तो PCl3 और H3PO3, सो दिस पार्ट विल बी द आंसर। ये रिएक्शन देख रहे हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन दिख रही है आपकी यहाँ पे, और इससे साथ ये रिएक्शन हो रहा है और ये आपको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इनर्ट गैस का हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, करेक्ट ऑर्डर पूछा है। NCERT का क्वेश्चन है, NCERT से P ब्लॉक से बिल्कुल लिया हुआ सवाल है। इसमें नियॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नियॉन की सबसे ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद आर्गन और क्रिप्टॉन की बराबर बराबर होती है। फिर उसके बाद जीनन होता है और फिर लास्ट में आपका हीलियम आएगा। नियॉन सबसे ज़्यादा है, आर्गन क्रिप्टॉन बराबर है, जीनन है एंड देन हीलियम है। ये ट्रेंड है, आर्गन क्रिप्टॉन बराबर है, जीनन है देन हीलियम है। ये ट्रेंड NCERT का ट्रेंड है। इसके अकॉर्डिंग आपको इसमें अपना ऑप्शन ढूंढना है, आपके पास क्या नहीं है, आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको चुनना है। ये करेक्ट ऑर्डर है जो NCERT पर बेस्ड है, इसलिए आप इसका सही आंसर अब चुनेंगे। नियॉन देखिए सबसे ज़्यादा है और उसके बाद आर्गन क्रिप्टॉन बराबर है, देन जीनन है, देन हीलियम है। सो आपके इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको जो दिख रहा है, नियॉन की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्रिप्टन है, आर्गन वहाँ है नहीं, फिर देन जीनन है, देन हीलियम सबसे कम हुआ, तो बी पार्ट विल बी द आंसर, तो सेकेंड पार्ट विल बी द आंसर। सो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म दैट इज A एंड E हमें पता करना है। सो रिएक्शन सीक्वेंस यहां पर गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में हमें पता करना है कि एग्जैक्टली A और E कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। चलिए वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन सीक्वेंस में ध्यान देंगे और रिएक्टेंट हमारे पास है, दैट इज यहां पर रिंग हमारे पास है जिसके साथ में CH3 ग्रुप अटैच है, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और यहां पर NO2 ग्रुप अटैच है, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इसको हम Br2 के साथ में रिएक्शन करेंगे, सो Br2 के साथ में क्या रिएक्शन होगी बच्चों, Br2 के साथ में अगर इसे ट्रीट करा तो यहां पर Br2 से Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल हमें मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल यहां रिंग पर अटैक करेगा, कहां पर अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, दिस वन इज CH3, तो हमारा वैसा भी कॉन्जुगेशन आप जानते हैं ऑर्थो और पैरा पर ही ऑपरेटिव होता है। सो ऑर्थो और पैरा पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अल्टीमेटली यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां ज्यादा है, लेकिन CH3 के रेफरेंस पर पैरा पर तो NO2 ग्रुप अटैच है। अच्छा जी,
अब NO2 के रेफरेंस में ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो मेटा पर -I, ऑर्थो पैरा पर -M लगेगा NO2 का। दैट मींस ओवरऑल कंक्लूजन तो यही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH3 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर सबसे ज्यादा है, यहीं पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। एरिनियम आयन एज ए इंटरमीडिएट बनेगा, देन एरिनियम आयन से प्रोटॉन अलग होगा और प्रोडक्ट हमारे पास मिल जाएगा। तो दिस वन इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, EAS रिएक्शन। अच्छा, तो ऑर्थो पोजीशन पर चुपचाप से हम Br अटैच कर देंगे। सो लीजिए Br अटैच कर दिया। अब ये हमारा बन गया ए प्रोडक्ट। यहां तक तो बात समझ आई, ये तो मैंने केवल आपको समझाया था, तो ये आपको मिल गया ए प्रोडक्ट। अच्छा, अब इसको अगर आप SN और HCl के साथ में ट्रीट करेंगे, रिडक्शन होगा, राइट। और आप जानते हैं कि नाइट्रोबेंजीन है, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहां पर NO2 ग्रुप NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर वाले ग्रुप एज इट इज CH3Br और यहां पर बन गया NH2, ये अपना बी प्रोडक्ट बना। देन अगर इसे हम NaNO2 के साथ में ट्रीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ HCl बच्चों, और 273 टू 278 केल्विन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर NaNO2 प्लस HCl के साथ में रिएक्शन करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। तो यहां पर HCl है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो दिस वन इज CH3, दिस वन इज Br, एंड यहां पर क्या बन गया, दैट इज N2 प्लस Cl माइनस। अच्छा जी, आगे क्या? आगे सिंपली अगर हम इसे H3PO2 और HO2 के साथ में ट्रीट करें, हमारा N2 अलग हो जाएगा, और N2 जब अलग हुआ तो यहां से अगर इसे H3PO2 और H2O के साथ में ट्रीट करा, तो अल्टीमेटली क्या होगा बच्चों, हमारा N2 बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ऑलरेडी अनस्टेबल होता है, सिंपली N2 अलग हो जाएगा, Cl भी अलग होगा, तो हमारे पास मिलेगा यहां पर दिस वन CH3 और पैरा पोजीशन पर Br। क्या बन गया, ये डी प्रोडक्ट हमारा बन गया। अच्छा, सी कौन सा बना था, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सी बना था। दैट्स इट। अच्छा, अभी बाकी है, अगर इसे हम KMnO2 के साथ में ट्रीट करें, ओके जी, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एंड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन होगा, CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस वन इज COOH एंड यहां पर आ गया Br एंड दैट्स इट, दिस वन इज अवर E प्रोडक्ट। क्या पता करना था, A और E? ओके, सो 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड दैट इज E, एंड A क्या हुआ, दैट इज 2 ब्रोमो एंड 4 नाइट्रो। ओके फाइन, टॉलुइन। सो यहां पर अगर हम बात करें 1 by 1, तो यस दिस वन इज करेक्ट बट दिस वन इज रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है, थर्ड हमारा सही लग रहा है, और अगर फर्स्ट की बात करें, नो दिस वन इज रॉन्ग, और अगर सेकंड की बात करें, सो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, सो ये भी गलत है। यस, थर्ड ऑप्शन में करेक्ट A एंड E प्रोडक्ट मिल रहे हैं, अल्टीमेटली थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाई मॉलिक्यूल से लिया हुआ है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी कह सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट के पैरिनस फॉर्म की अच्छी नॉलेज है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। तो देखो, मैच 1 यहाँ पर मतलब रो 1 और रो 2 दे रखा है। इसमें यहाँ पर एक कंपाउंड ये दे रखा है, ये पैरिनस फॉर्म है, और यहाँ पर मतलब एक तो कॉलम ये दे रखा है जिसमें अलग अलग कंपाउंड दे रखा है, ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है। ये सेकंड कॉलम है जिसमें नंबर 1 दे रखा है अल्फा डी माइनस फ्रैक्टोफ्यूरेनोस, ये दे रखा है बीटा डी माइनस फ्रैक्टोफ्यूरेनोस, ठीक है। ऐसे ही सी दे रखा है ये कंपाउंड, ये 5 मेंबर रिंग है, दैट इज फ्यूरेनोस फॉर्म। इसमें दे रखा है 3 अल्फा डी ग्लूकोपैरेनोस, और एक ये भी दे रखा है 5 मेंबर रिंग, और इसमें दे रखा है बीटा डी माइनस ग्लूकोपैरेनोस। बस हमें ये बताना है कि कौन सा कंपाउंड इसमें से किसको मैच कर रहा है। तो देखो यहाँ पर इस केस में अगर हम बात करें तो इस वाले कंपाउंड की जो हमें ए दे रखा है, इस ए में अगर आप ठीक से देखें तो ये वाला जो OH है, ये OH कहाँ पर है, बिलो है, OH बिलो है, ये भी बिलो है, ये वाला OH अबव है, ये बिलो, और ये CH2OH। तो ये ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म है, ये ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म है, और ये ग्लूकोज की पैरेनोस फॉर्म भी है। कौन सी फॉर्म है, पैरेनोस फॉर्म।
तो यहाँ पर तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अल्फा डी। अच्छा ये नेगेटिव भी होता है, मतलब ये लीवो रोटेटरी होता है, तो डेफिनेटली ये वाला कंपाउंड तो हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोपैरेनोज, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इस वाले की बात करें तो ज़रा देखिए, इसमें और इसमें आप देख रहे हैं कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पर ही फर्क है। यहाँ पर OH बिलो है, हमें पता है OH अगर एनोमेरिक कार्बन पे बिलो होता है उसको हम अल्फा मानते हैं, और अगर OH अबव द प्लेन है तो उसको हम बीटा मानते हैं। तो जो भी ये था वो अल्फा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। तो ये देखिए दे रखा है बीटा डी माइनस ग्लूकोपैरेनोज। पैरेनोज, पैरेनोज का मतलब 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू करें इसमें। अब देखिए यहाँ पर इस वाले केस में ये जो होता है ये फ्रक्टोज होता है, ये फ्रक्टोज की पैरेनोज फॉर्म है, लेकिन चूंकि OH बिलो है तो ये अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज होगा, और इसमें OH अबव है तो ये उसी का ही एनोमर है, ये अल्फा है तो ये बीटा होगा, तो ये बन जाएगा अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज और ये बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो डेफिनेटली इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर दे रखा है ये वाला, तो डेफिनेटली इसका यही आंसर इसमें करेक्ट ये रहा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ये मेटलर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन है, कॉपर की मेटलर्जी का क्वेश्चन है। कॉपर का मेन और कॉपर आयरन पायरेटाइज यानी CuFeS2 होता है, यानी आयरन की रिएक्शंस भी उसमें दिखेंगी, कॉपर की रिएक्शंस भी दिखेंगी, रिडक्शन होगा, ये सब आपको उस और एक और से ही समझ में आता है। तो मतलब पहली वाली रिएक्शन इसमें होती है, दूसरी वाली रिएक्शन भी इसमें होगी, और तीसरी वाली रिएक्शन भी होगी। कैल्शियम सिलिकेट नहीं बनेगा क्योंकि ये आपका जो रिएक्शन है ये आयरन की मेटलर्जी में देखने को मिलती है, कॉपर की मेटलर्जी में देखने को नहीं मिलती है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि नॉट अकर, तो आंसर हो जाएगा 4। सो 4 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपने देखा कि हर पेपर में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन ज़रूर था। NO2 को सनलाइट में तोड़ दिया था आपने, तो NO2 सनलाइट से टूटकर आपको दे रहा है O और NO। ये O जो है ये आपका X है और NO जो है वो Y है। इस पर अगर मैं O2 की रिएक्शन करा दूं, O2 की रिएक्शन करा देता हूं, तो O2 क्या है आपका A है और ये आपको मिलेगा O3 यानी कि B। अब आपसे ये पूछ रहा है कि A, B और X, Y क्या है, यही क्वेश्चन होंगे इसमें। तो X है आपका O, Y है आपका NO और A है आपका O2 और B है आपका O3। तो सेकंड पार्ट विल बी द आंसर। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये फोटोकेमिकल स्मोक का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कई बार आया है ये। मैंने इसी साल में ये दो बार देख लिया है ये। चलिए बच्चों शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बना है, NTN है। इसमें हमें यहाँ पर एक कंपाउंड दे रखा है, 7 मेंबर का कार्बन चेन दे रखा है जिसका नाम है हेप्टेन। हेप्टेन को हमें इस रिएक्शन सीक्वेंस के थ्रू बताना है, किस रिएक्शन सीक्वेंस के थ्रू हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखो एक तो एसिड बन रहा है और एक अल्कोहल इसमें बन रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें पता है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें एक एसिड बने और एक अल्कोहल बने, तो ये होती है कैनेजारो रिएक्शन। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा रिएक्शन सीक्वेंस हमको देखना है जिसमें कैनेजारो भी इन्वॉल्व हो। अच्छा, स्टार्टिंग कंपाउंड एक एलिफेटिक कंपाउंड है, एल्केन है, एल्केन से एरोमेटिक भी बन रहा है। तो हमें ये भी रिएक्शन सोचना होगा कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें एल्केन से हम एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं। तो देखो ये रहा इसका सॉल्यूशन। जब नॉर्मल हेप्टेन का रिएक्शन Cr2O3 से कराते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो इस रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोफॉर्मिंग, या फिर एक नाम और होता है जिसको बोलते हैं एरोमेटाइजेशन, जिसमें N हेप्टेन कन्वर्ट होता है टोल्यूइन में। 6 कार्बन से बेंजीन रिंग बनता है और एक कार्बन एज ए साइड चेन यहाँ प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं टोल्यूइन। और टोल्यूइन की बड़ी फेमस रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड प्रेजेंस में रिएक्शन होती है जिसमें CH3 ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, से कंपाउंड बनता है बेंजल्डिहाइड।
ठीक है। और बेंजल्डिहाइड की फर्दर जब कैनिज़ारो रिएक्शन करवाते हैं तो हमें पता है कि इसके 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, एक मॉलिक्यूल का होता है ऑक्सीडेशन और एक का होता है रिडक्शन। तो यहाँ पर जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो तो बना देता है बेंजोइक एसिड, और जिसका रिडक्शन होता है वो बनाता है बेंजाइल अल्कोहल, और यही तो कंपाउंड दे रखे थे। तो डेफिनेटली अगर ये रिएक्शन सीक्वेंस को अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए 3 नंबर यहाँ पर क्या दे रखा है, ये दे रखा 3 नंबर Cr2O3 दे रखा है, उसके बाद एटार्ड रिएक्शन दे रखा है, एंड उसके बाद यहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शन दे रखा है। तो डेफिनेटली जो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Next question. Compound A on reaction with NH4Cl form a compound B. Compound B on reaction with water and excess of CO2 forms compound C. ये जो compound C आपको दिखाई दे रहा है, which on passing through the reaction with saturated NaCl solution forms sodium hydrogen carbonate. ये solvase process है, solvase process की reaction है। S ब्लॉक से पूछा हुआ सवाल है, NCERT का ही क्वेश्चन है ये। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपने अमोनियम क्लोराइड डाल दिया। ऑल अमोनियम सॉल्ट्स ऑन रिएक्शन विद एल्कली प्रोड्यूसेस अमोनिया। अमोनिया में आपने वाटर डाला और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में डाल दी, तो अब आपको मिल गया अमोनियम बाइकार्बोनेट। इसमें आपने सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया, सोडियम क्लोराइड ऐड करने से आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया, जिसका आप फर्दर डिकम्पोजिशन करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का, आप फर्दर डिकम्पोज करेंगे तो यू विल गेट हेयर Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये आपको फर्दर मिल जाएगा। दैट मीन्स ये सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन के सॉल्वेज प्रोसेस के बारे में बात की है। आपसे क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक पूछा गया है, इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा उसमें देखते हैं हम, ऑप्शन 4 विल बी द आंसर। ये जो भी आपसे पूछा था वो क्या है, तो वो ये प्रोडक्ट्स हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं केमिकल काइनेटिक के इस क्वेश्चन की। For the first order reaction A gives B, the half life is 30 minutes. The time taken for 75% completion of the reaction is, मिनट में ही हमसे पूछा है। देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर के लिए, for first order reaction T half is equal to 0.693 upon K के बराबर होता है। हमसे क्या पूछा है, 75% जब कंप्लीट हो गया, T half बोले या T 50% बोले, और T 75% या T 3/4 जो कि इक्वल होता है T हाफ के डबल के, सो 2 इंटू T हाफ के बराबर, राइट। T हाफ में रिएक्शन आधी कंप्लीट हुई और उससे आधी हमारी 25% में कंप्लीट हुई, 50 प्लस 25 दैट इज 75%। सो T हाफ की वैल्यू कितनी है बच्चों, T हाफ की वैल्यू गिवन है दैट इज 30 मिनट के बराबर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 मिनट हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यस 60 विल बी आवर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन हैव सिमिलर वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इन गैसेस स्टेट। ओके, वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले V3 प्लस की हम बात करेंगे। एटॉमिक नंबर 23 होता है 3 प्लस की कंडीशन में, सो AR एंड 3D3 4s2 होगा। सो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो 4s0 हो गया एंड 3D2 हो गया। d ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देखें, सो दैट इज इक्वल टू 2 के बराबर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा 2 के बराबर आया। नंबर 1 हमें क्या पता करना है, मैग्नेटिक मूवमेंट। एज वी नो मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन के बराबर होता है। सो n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, अब बात करते हैं Cr3 प्लस के लिए। Cr का एटॉमिक नंबर 24 होता है, Ar 3d4 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो Ar 3d3 4s0 हो जाएगा। d ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए बच्चों, दैट इज 3 के बराबर हुए। n की वैल्यू 3 यहां पर आ चुकी है। ओके, अब बात करेंगे Fe2 प्लस के लिए। Fe2 प्लस 26 एटॉमिक नंबर होता है, Ar 3d6 4s2। 2 प्लस है, अल्टीमेटली 3d6 एंड 4s0 हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर अगर d ऑर्बिटल की बात करें, सो 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दीजिए। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड लास्ट स्पीशीज Ni3 प्लस।
एटॉमिक नंबर 28 होता है, ऑल्दो यहां पर जे में गिवन भी है, लेकिन स्टिल हमें पता होना चाहिए AR 3D8 4s2 होगा, तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे आपके। सो अल्टीमेटली अगर हम बात करें हियर, सो AR 3D8 4s2, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालें तो 3D में एक कम हो जाएगा, दैट इज 7, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 3D7। सो ये लीजिए आपका 7 हो गया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हुए। ओके, यहां पर हमसे पूछा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन हैव सिमिलर वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। सो सिंपली यहां पर जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उसके स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट सेम होंगे। अल्टीमेटली 2 स्पीशीज के स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट सेम है, सो 2 विल बी और करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन सल्फर एस्टिमेशन 0.471 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 1.4439 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या होता है? BaSO4। अच्छा जी, द परसेंट ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड इज, सल्फर का परसेंट हमसे पूछा है यहां पर कंपाउंड में। अब यहां पर वन बाय वन बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारे पास BaSO4 मिल रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या मिल रहा है बच्चों? BaSO4। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा है 0.471 ग्राम और इससे हमें 1.4439 ग्राम ऑफ BaSO4 मिल रहा है। BaSO4 के मोल्स कितने हैं वो आप पता करें तो मोल्स ऑफ BaSO4 दैट इज वेट ऑफ BaSO4 1.4439 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ BaSO4। मोलर मास BaSO4 का कितना हो जाएगा? 137 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 233 के बराबर। अच्छा जी, BaSO4 के एक मोल में 1 मोल सल्फर है, सो अल्टीमेटली n मोल ऑफ BaSO4 में n मोल ऑफ सल्फर हो जाएंगे, तो सल्फर के मोल हमारे पास आ चुके हैं, दैट इज 1.4439 डिवाइडेड बाय 233। अब मोल्स ऑफ सल्फर इज इक्वल टू, अगर हमें ग्राम में पता करना है सल्फर का ग्राम कितना है बच्चों, सो 1.4439 डिवाइडेड बाय 233 इंटू सल्फर के लिए कितना है एटॉमिक मास? 32 के बराबर। सल्फर का ग्राम हमारे पास निकल चुका है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं दैट इज वेट ऑफ सल्फर स्मॉल w। अच्छा जी, हमें पता करना है परसेंट सल्फर, सो परसेंट सल्फर कितना हो जाएगा? वेट ऑफ सल्फर 1.4439 डिवाइडेड बाय 233 मल्टीप्लाई बाय 32 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट 0.471 ग्राम के बराबर। बच्चों जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स 42 ग्राम के बराबर आ जाएगा। यस, नियरेस्ट इंटीजर ही हमें पता करना है, तो 42 विल बी अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ PVC इन साइक्लोहेक्सेनॉन एट 300 केल्विन आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। द मोलर मास ऑफ PVC इज, यहां पर π/c और C के बीच में ग्राफ हमारे पास गिवन है। ओके, स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से जा रहा है। अब देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें पाई इज इक्वल टू एज वी नो m-RT के बराबर होता है, सो यहां से हम बोल सकते हैं पाई इज इक्वल टू W/V अपॉन मोलर मास इंटू RT के बराबर। सो यहां से हम बोल सकते हैं पाई इज इक्वल टू क्या हुआ? पाई इज इक्वल टू सिंपली RT अपॉन m इंटू RT अपॉन m इंटू C के बराबर, तो π/c इज इक्वल टू RT अपॉन m हुआ। अच्छा जी, π/c इज इक्वल टू RT अपॉन m हुआ, और π/c तो हमारे कॉन्सेंट्रेशन का फंक्शन नहीं है। अगर कॉन्सेंट्रेशन का फंक्शन नहीं है बच्चों, तो π/c और C के बीच में अगर आप ग्राफ बनाएंगे बच्चों, तो इसका स्लोप तो 0 आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होगी पर ओरिजिन से नहीं जाएगा, π/c कांस्टेंट है। सो अल्टीमेटली अगर हम बात करें, एज्यूम कर लेते हैं पाई एंड C के बीच में अगर ये ग्राफ है, तो अगर पाई और C के बीच में अगर ये ग्राफ है, तो पाई और C का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा जी,
और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, दैट इज RT अपॉन mg, जो कि यहां पर क्वेश्चन में गिवन है 6 इंटू 10⁻⁻4 के बराबर। समझ रहे हैं आप? तो ये पाई बाय सी ना होते, अगर ये पाई होता तो यहां पर क्वेश्चन और ज्यादा क्लियर एंड करेक्ट होता। अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो स्लोप कितना है, 6 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू हुआ R, यहां पर R की वैल्यू लीटर एटीएम में 0.0821 इंटू टेम्परेचर हमारा 300 है और अपॉन मोलर मास, दैट्स इट। यहां से मोलर मास आप कैलकुलेट करेंगे 41,500 के अप्रॉक्स या बराबर आएगा। अल्टीमेटली 41,500 हमारा नियरेस्ट इंटीजर होगा। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, द डेंसिटी ऑफ अ मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका मोलर मास गिवन है इज 1.21 kg per liter. The volume of solution required for complete neutralization of 25 milliliter of 0.25 molar of NaOH is, जो भी आंसर आया 10⁻⁻2 वेल उससे मल्टीप्लाई करना है तो मिलीलीटर नियरेस्ट इंटीजर हमें पता करना है। ओके, वन बाय वन बात करते हैं। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, सो मोनोबेसिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा Ha प्लस NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा NaH या Na प्लस H2O। ओके जी, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे, तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Ha। अच्छा जी, यहां पर हम बोल सकते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2 के बराबर होगा। अब यहां पर M2 एंड V2 N2 के रेफरेंस में ले लेते हैं, तो M2 की वैल्यू कितनी है 0.24 के बराबर, V2 की वैल्यू दैट इज 25 मिलीलीटर पे। सो V1 अगर हम बात करें, V1 हमें पता करना है और अल्टीमेटली M1 की वैल्यू क्या होगी, M1 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं बच्चों। सो M1 इज इक्वल टू डेंसिटी गिवन है 1.21 kg पर लीटर, दैट इज 1.21 ग्राम पर मिलीलीटर में। सो दैट इज 1.21 डिवाइडेड बाय मोलर मास 24.2 इंटू 1000 के बराबर हुआ, दैट्स इट। M1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। M1 इज इक्वल टू अप्रॉक्स कैलकुलेशन में 1.2 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 1000 हुआ। ओके, सो यहां से पॉइंट से 10 कैंसल आउट, ये 2 टाइम कैंसल आउट, ये 50, M1 की वैल्यू 50 आ गई। ओके, सो इंटू 50 लिख देते हैं। अल्टीमेटली 25 से 50 दैट इज 2 टाइम कैंसल आउट, सो V1 इज इक्वल टू 0.24 अपॉन 2 दैट इज 0.12 के बराबर मिलीलीटर के बराबर आंसर आया, दैट इज 12 इंटू 10⁻⁻2 मिलीलीटर के बराबर। क्यों ऐसा आंसर में पूछा है, दैट इज 10⁻⁻2 के टर्म्स में चाहिए, तो 12 हमारा नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा, तो यस 12 विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, एन एथलीट इज गिवन 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1800 किलोजूल ऑफ एनर्जी, but 50% of energy is only utilized by athlete in sports activity. In order to avoid storage of energy, the weight of extra water he would need to perspire is, अब देखिए 100 ग्राम ग्लूकोज लिया, उससे 1800 किलो जूल एनर्जी एथलीट के पास आ गई। अब 1800 किलो जूल में से जो 50% एनर्जी ही यूज हुई, तो टोटल जो हमारे पास एनर्जी बची, सो लेफ्ट जितने ग्लूकोज से एनर्जी बचेगी वो 1800 डिवाइडेड बाय 2, 50% दैट इज इक्वल टू 900। अब हमारे पास एक्स्ट्रा किलोजूल एनर्जी बची, 900 किलोजूल एक्स्ट्रा एनर्जी बची, उसमें से कितना वाटर वो प्रेस्पायर करे कि स्टोरेज ना हो एक्स्ट्रा एनर्जी का। सो अल्टीमेटली 900 किलोजूल इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O इंटू कितनी उसको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए वाटर की, उसके बराबर होगी। सो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 45 के बराबर हुई। यस, दैट इज मोल्स ऑफ H2O यहां पर आ चुके हैं 900 अपॉन 45 के बराबर। 900 अपॉन 45 सिंपल सा कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन हम करना चाहें सो दिस वन विल बी इक्वल टू 20 मोल के बराबर। अब 20 मोल के बराबर है,
वेट ऑफ H2 हमें चाहिए, सिली मिस्टेक मत करना, ग्राम में वैल्यू पता करनी है, तो दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 18। यस, 360 ग्राम ऑफ H2O हमें चाहिए, दैट इज 360 ग्राम में नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो 360 विल बी आवर करेक्ट आंसर। Come to the next question. The number of paramagnetic species from the following. इसमें कौन पैरामैग्नेटिक है? जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और Ni के ऊपर देखिए यहां पर, अगर मान लीजिए मैंने ये कहा कि निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कि 3d8 4s2 है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इसमें 10 है। इन 10 में से मैंने इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 2 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो आया 8 वो D8 कन्फिग्रेशन है। D8 कन्फिग्रेशन में यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर है तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा, मतलब इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अनपेयर्ड नहीं होगा तो मतलब वो डायमैग्नेटिक होता है। पहला वाला स्टेटमेंट तो आपका डायमैग्नेटिक है। ये भी Ni 0 है और CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी आपका डायमैग्नेटिक हो गया। और K4FeCN6 ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी आपका डायमैग्नेटिक हो गया। और बस ये 3 तो केसेस आपके डायमैग्नेटिक हो गए। तो जो बच गए NiCl4 वीक फील्ड लिगेंड के साथ D8 कन्फिग्रेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसका नंबर होगा 2, और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा 1, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 1। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3+ है, तो इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और FeH2O6 2+ है, Fe2+ है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें देखने हैं, इसमें भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 4 केस यानी 1 2 और ये 3 और ये 4 कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, यानी ये पैरामैग्नेटिक होंगे, और जिनमें मैंने राइट लगा दिया वो सारे डायमैग्नेटिक हैं। आइए आंसर देख लीजिए इनका। ये केसेस हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें ये वाला केस पैरामैग्नेटिक दिख रहा है, ये पैरामैग्नेटिक दिख रहा है, ये पैरामैग्नेटिक दिख रहा है, ये पैरामैग्नेटिक दिख रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप इसमें देख रहे हैं और इसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, कंसीडर द सेल रिप्रेजेंटेशन है, हमारे पास दोनों सेल की, हाफ सेल की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी गिवन है, टेम्परेचर है 298 केल्विन। इफ द पोटेंशियल ऑफ सेल इज 0.712 वोल्ट, द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ to Fe3+ इज नियरेस्ट इंटीजर हमें पता करना है। तो देखिए यहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, सेल रिप्रेजेंटेशन में हम देखें तो H2 गैस से हमारे पास H+ मिल रहा है एक्वस फॉर्म में, और साथ ही साथ में Fe3+ से हमारे पास मिल रहा है दैट इज Fe2+। ओके फाइन। अब यहां पर अगर हम बात करें, देख सकते हैं आप कैथोड साइड जो कि हमारा रिडक्शन होगा, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अल्टीमेटली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन लूज हुआ हमारे एनोडिक साइड पर। सो अगर हम नेट रिएक्शन की बात करें बच्चों, नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी? नेट रिएक्शन दैट इज हाफ ऑफ H2 प्लस Fe3+ गिव्स H+ एंड Fe2+। अच्छा जी, हमें क्या पता करना है? Fe2+ और Fe3+ के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो। नन्स इक्वेशन का हम यूज करेंगे। अगर हम नन्स इक्वेशन की बात करें तो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहां पर हो जाएगा दैट इज Fe2+ अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3+ मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ लिखेंगे बच्चों, दिस वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रेज़ टू पावर 1/2 के। क्यों? क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2 है। अच्छा जी, नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं? 1, तो n की वैल्यू तो 1 हुई। अच्छा, ये बात तो क्लियर। E नॉट सेल किसके बराबर है? E नॉट सेल दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोडिक साइड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोडिक साइड, 0.771 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0.771। सो वैल्यू को पुट अप करेंगे, 0.712 इज इक्वल टू 0.771 माइनस 0.059 अपॉन n log of concentration of Fe2+ divided by concentration of Fe3+ and concentration of H+, yes 1 के बराबर गिवन है और पार्शियल प्रेशर भी 1 है। सो 1 अपॉन √1 के बराबर। दैट्स इट बच्चों। सो यहां पर अगर हम कैलकुलेट, अच्छा n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 1 पुट अप कर दें।
सो n की वैल्यू लीजिए यहां पर ही 1 पुट अप कर दी। आगे सिंपल सा कैलकुलेशन, अगर हम कैलकुलेशन की बात करें सो दिस वन इज सिंपली आपका log ऑफ Fe2 प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस इज इक्वल टू 0.771 माइनस 0.712 डिवाइडेड बाय 0.059 के बराबर। ओके, 0.771 minus 0.712 that is equal to 9 and this one is equal to 6 and 5 and 0, okay, 0.059। so ये टर्म आपस में कैंसल आउट हो गई। अच्छा जी, log of concentration of Fe2 plus डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस इज इक्वल टू 1 के बराबर है। एंटी लॉग लेना है तो 1 इज इक्वल टू क्या हुआ, log ऑफ 10 के बराबर होता है, राइट। अब एंटी लॉग ले लें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस, 1 को भूल जाइए, दैट इज इक्वल टू 10 के बराबर हुआ। दैट्स इट, यही हमें पता करना था, नियरेस्ट इंटीजर दैट इज इक्वल टू 10 के बराबर हमारा फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन इज। तो देखिए ओजोन की बात करें फॉर्मूला O3 होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कोवेलेंट बॉन्ड 1 ऑक्सीजन। सो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेशन जिन्हें नहीं करा है, सो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन के पास में यहां पर 2 लोन पेयर हैं, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, एंड यहां पर अगर हम बात करें सो 1 2 एंड 3 इसने 1 लोन पेयर डोनेट कर रखा है। सो यहां पर अगर हम बात करें ऑक्सीजन ने 1 लोन पेयर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्म में डोनेट कर रखा है। कितने लोन पेयर, सो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लोन पेयर प्रेजेंट है ओजोन में सभी ऑक्सीजन पे। सो अल्टीमेटली 6 विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, a liter of buffer solution contains 0.1 mole of each ammonia and ammonium chloride on addition of 0.02 mole of HCl by dissolving gaseous HCl. The pH of the solution found to be x into 10 to the power minus 3, x हमें पता करना है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे पास है अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड और दोनों के सेम मोल हैं 0.1 मोल एंड 0.1 मोल के बराबर। यहां तक तो बात क्लियर। अब हमने यहां पर HCl मिली तो HCl हमारे अमोनिया के साथ में रिएक्शन करेगी, अमोनिया HCl के साथ में मिला के अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अच्छा, अगर इनिशियल की बात करें तो अमोनिया हमारे पास थी 0.1, ठीक है, हमने 0.02 हमारी HCl मिली, 0.02 मोल HCl बनी, तो जब रिएक्शन होगी तो 0.02 मोल हमारा NH4Cl एडिशन बन जाएगा और HCl तो खत्म हुई, लिमिटिंग रिएजेंट है, और अमोनिया हमारे पास बचा 0.08 मोल के बराबर। तो 0.08 मोल हमारे पास अमोनिया बचा एंड 0.02 मोल प्लस पहले से कितनी थी 0.1 मोल, तो अल्टीमेटली 0.12 मोल हमारे पास अमोनियम क्लोराइड हुआ। अच्छा जी, हमें क्या पता करना है, पीएच की वैल्यू। सो यहां पर बेसिकली अगर हम बात करें पीओएच की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से सबसे पहले तो अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो पीओएच इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4Cl डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया के बराबर। दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट होगा तो मोल का रेशियो भी हम ले सकते हैं। पीओएच हमें पता लग जाएगा, पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी दैट इज इक्वल टू फॉर अमोनिया 4.745 प्लस लॉग ऑफ NH4Cl दैट इज 0.12, सो 0.12 डिवाइडेड बाय 0.08 के बराबर। अच्छा जी, यहां से अगर आप पीओएच को कैलकुलेट करना चाहें 4.745 प्लस लॉग ऑफ 3/2 के बराबर या log 3 माइनस log 2 के बराबर, सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। पीओएच इज इक्वल टू 4.745 प्लस लॉग ऑफ 3
minus log of 2, that is 0.4771 minus 0.3010. So after calculation POH is equal to 4.921 आ जाएगा. हमें तो pH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो pH इज इक्वल टू क्या होता है? एज वी नो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 pKw के बराबर होता है. तो अल्टीमेटली pH इज इक्वल टू 14 माइनस 4.921 के बराबर. सो 4.921. अच्छा जी, 4.921. अब 4.921 में अगर 14 में से माइनस करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 9. Simply 0 and 21, so 14, so this one is 21. तो 79 के बराबर हुआ. और यहां से this one is equal to 9079 into 10 raised to power minus आपके 3 के बराबर हुआ. ऐसा क्यों? अरे क्योंकि यहां पर पूछ रखा है 10 raised to power minus 3 की टर्म्स में. सो नियरेस्ट इंटीजर क्या हुआ? 9079 will be our final answer. आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है. मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.